नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास हम लोग बायोलॉजी की देखेंगे दोस्तों, और ये क्लास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी लोग अपनी नोट्स बनाते हुए भी चलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक कंटेंट को हम लोग इस क्लास में समझेंगे दोस्तों, और आप सभी लोग इस क्लास से नोट्स बनाते हुए भी चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बता दें कि दोस्तों यह जो क्लास है, जैसा कि आप सभी को दिख भी रहा है दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 के लिए स्पेशल है दोस्तों, जिसमें से बायोलॉजी और अध्याय फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्याय फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था दोस्तों, और जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और पहला चैप्टर, उस चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? जीवों में जनन। ठीक है दोस्तों, और ये जो क्लास है, आप सभी लोग इस क्लास से नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नोट्स बनाने वाली यह क्लास है आप सभी लोग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, तो यह जो हमारी क्लास है यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 बायोलॉजी अध्याय 1 दोस्तों, उस चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जनन। और यह दोस्तों जो क्लास है वह नोट्स बनाने वाली क्लास है। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जहां से छोड़ा था वहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्लास को प्रारंभ करने से पहले दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोट क्या है दोस्तों? हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ठीक है दोस्तों, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने दोस्तों जैसा कि हेडिंग भी डाला था, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने हेडिंग क्या डाला था? सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाने वाली यह आपकी क्लास है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग एक एक कंटेंट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग सूक्ष्म प्रवर्धन। हेडिंग क्या है दोस्तों? सूक्ष्म प्रवर्धन। यह दोस्तों हेडिंग है। हेडिंग क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन। और दोस्तों इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में माइक्रो प्रोगेशन बोला जाता है। ठीक है, तो लिख देते हैं, क्या बोला जाता है? माइक्रो, हाँ हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, चलिए ये हेडिंग है। ठीक है दोस्तों, हेडिंग आप सभी लोग बना लेंगे, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। तो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है। तो सुनेंगे आप सभी लोग। देखिए, सूक्ष्म प्रवर्धन वह क्रिया होती है जिसमें किसी कोशिका ऊतक। ठीक है दोस्तों, अच्छा चलिए लिखते हुए भी चलते हैं। ठीक है, लिखेंगे सूक्ष्म
प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन की, हाँ नोट्स बनाते हुए चलेंगे आप सभी लोग। ठीक है, आपने हेडिंग क्या डाला दोस्तों? सूक्ष्म प्रवर्धन अथवा माइक्रो प्रोपेगेशन, ये आपने हेडिंग डाला। अब लिखेंगे आप सभी लोग सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रिया में, लिखेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रिया में किसी सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रिया में, हाँ बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, एकदम धीरे से चलेंगे। ठीक है, आप सभी लोग लिखते हुए चलें। ठीक है, हाँ बाकी आप वीडियो को पीछे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रिया में किसी कोशिका ऊतक अथवा भाग को संवर्धन माध्यम में नियंत्रित ठीक है दोस्तों, लिखेंगे, एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूं। सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रिया में किसी कोशिका ऊतक अथवा भाग को संवर्धन माध्यम में नियंत्रित, ठीक है दोस्तों, नियंत्रित, इतना आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नियंत्रित वातावरण में प्रयोगशाला में वृद्धि करके पौधे को प्राप्त किया जाता है। वृद्धि करके पौधे को प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रिया में, सूक्ष्म प्रवर्धन वह क्रिया होती है दोस्तों जिसमें किसी कोशिका ऊतक अथवा भाग को संवर्धन माध्यम में नियंत्रित वातावरण में प्रयोगशाला में वृद्धि करके पौधे को प्राप्त किया जाता है, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन अथवा माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर, क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब दोस्तों आप एक हेडिंग बनाएंगे, अगली हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग। हेडिंग क्या है दोस्तों? सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ। सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ, यह हेडिंग है। ठीक है, हेडिंग क्या है दोस्तों? सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ। ठीक है, चलिए अब इसको समझिएगा। देखिए पहला नंबर, सूक्ष्म प्रवर्धन का जो दोस्तों लाभ है, पहला है कि अत्यंत कम समय में, ठीक है, अत्यंत कम समय में
कम स्थान पर अत्यधिक संख्या में पादप का क्या किया जा सकता है दोस्तों? प्रवर्धन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? प्रवर्धन किया जा सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें सूक्ष्म प्रवर्धन में इसमें अत्यंत 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 कम समय में अत्यंत कम समय में इसमें अत्यंत कम समय में कम समय तथा कम स्थान कम समय तथा कम स्थान में अत्यधिक संख्या में, नोट करते हुए आप सभी लोग चलेंगे। ठीक है दोस्तों, यह जो क्लास है यह क्लास नोट्स बनाने वाली क्लास है, तो आप सभी लोग एक एक कंटेंट को समझते हुए नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण यह क्लास है। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ, आपने हेडिंग डाला दोस्तों। इसमें आपने क्या लिखा? इसमें अत्यंत कम समय में, मतलब सूक्ष्म प्रवर्धन में कम समय में तथा कम स्थान में अत्यधिक संख्या में, ठीक है दोस्तों, अत्यधिक संख्या में पादप जिसको हम लोग पेड़ पौधे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पता है आप सभी लोगों को। ठीक है, पेड़ पौधे का प्रवर्धन किया जा सकता है, का प्रवर्धन किया जा सकता है। ठीक है, का प्रवर्धन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग नोट कर लें दोस्तों। सूक्ष्म प्रवर्धन के पहला लाभ क्या है दोस्तों? कि सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा कम समय में तथा कम स्थान पर अधिक संख्या में पादपों का क्या किया जा सकता है दोस्तों? प्रवर्धन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका पहला लाभ। चलिए, अब हेडिंग डालेंगे। हेडिंग नहीं डालेंगे दोस्तों, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सूक्ष्म प्रवर्धन के दूसरा लाभ। ठीक है दोस्तों, देखिए, सूक्ष्म प्रवर्धन का जो दूसरा लाभ यह है दोस्तों कि इस विधि में लिखेंगे, इस विधि में या इस विधि से, ऐसे कर लीजिएगा, इस विधि से विकसित पौधे विषाणु जनित रोग से मुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, विषाणु जनित रोग से क्या होते हैं दोस्तों? मुक्त होते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा दोस्तों। यह है सूक्ष्म प्रवर्धन के दूसरा लाभ। ठीक है दोस्तों, इस विधि से विकसित पौधे विषाणु जनित रोग से मुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए, अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों सूक्ष्म प्रवर्धन के तीसरा लाभ, तो दोस्तों सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा सभी पौधे एक ही आनुवंशिक रचना के होते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन में दोस्तों क्या होता है? सभी पौधे एक ही आनुवंशिक रचना के होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आप सभी लोग, सभी पौधे एक ही आनुवांशिक
एक ही आनुवांशिक रचना के होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, पुनः आप सभी लोग सुनेंगे। सभी पौधे एक ही आनुवांशिक रचना के होते हैं। यह दोस्तों सूक्ष्म प्रवर्धन के तीसरा लाभ है। ठीक है, चलिए चौथा लाभ लिखेंगे, एक और लिख लेते हैं पॉइंट। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों? ये पौधे क्या होते हैं दोस्तों? एक लिंगी फलयुक्त पौधे में मादा पौधे का विकास इस विधि से किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे एक लिंगी फलयुक्त पौधे पौधों में मादा, अच्छा इसको पौधे कर लेंगे, पौधों, एक लिंगी फलयुक्त पौधों में मादा पौधे का विकास इस विधि से किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस विधि से किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे पपीता, जैसे दोस्तों क्या है? पपीता। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये सूक्ष्म प्रवर्धन के चौथा लाभ था। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, एक लिंगी फलयुक्त पौधों में मादा पौधे का विकास इस विधि से किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी लोगों को। चलिए अब दोस्तों क्या देखेंगे हम लोग? तो अगली हेडिंग आप सभी लोग बनाएंगे लैंगिक जनन। क्या बनाएंगे दोस्तों? लैंगिक जनन। ठीक है, आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे लैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग लैंगिक जनन। आप सभी लोग हेडिंग बनाएं लैंगिक जनन। दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। जैसा कि आप सभी को दिख भी रहा है दोस्तों, लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे लैंगिक जनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं लैंगिक जनन, तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया भी है दोस्तों कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन की वह विधि होती है। अलैंगिक जनन नोट करते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, नोट करने को समय भी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप सभी लोग समझेंगे, उसके बाद इसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें दो जनकों नर व मादा के संलयन से युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः सुनेंगे आप सभी लोग। अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें दो जनकों नर व मादा के संलयन से युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इसको समझेंगे एक बार पुनः हम। ठीक है, इसको मैं आपको डायग्राम के द्वारा भी बता दे रहा हूँ। देखेंगे जैसे ये नर और ये मादा। ठीक है दोस्तों, ये नर और ये मादा। अब नर और मादा की जो मिलने की प्रक्रिया होती है दोस्तों, वह क्या कहलाता है? निषेचन। क्या कहलाता है दोस्तों?
निषेचन, नर व मादा के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब जब निषेचन की प्रोसेस हो जाएगी तो दोस्तों इससे क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा और यही युग्मनज आगे चल के क्या बना लेगा दोस्तों, हाँ देखिए, नर व मादा की जो मिलने की प्रक्रिया होती है वह निषेचन कहलाती है। ठीक है। अब यही निषेचन के बाद क्या बनेगा दोस्तों, युग्मनज बनेगा। ठीक है। तो यहाँ हमें क्या समझना था, यहाँ पे दोस्तों हमें क्या समझना था, यहाँ हमें ओनली लैंगिक जनन को समझना था। ठीक है दोस्तों। तो अलैंगिक जनन, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे अलैंगिक नहीं होना चाहिए, लैंगिक होना चाहिए। ठीक है। तो लैंगिक जनन, अलैंगिक नहीं, लैंगिक जनन। ठीक है, एक बार मिस्टेक हो गया है, देखिए मिसप्रिंट है दोस्तों। ठीक है, इसको आपको ध्यान में नहीं देना है, यहाँ आपको क्या समझना है, देखिए ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे हेडिंग क्या है, लैंगिक जनन। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट है। ठीक है दोस्तों। चलिए, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जनन की वह विधि होती है, ठीक है, जिसमें दो जनकों, नर व मादा के दो जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन जनन की वह विधि होती है जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, नर व मादा। ठीक है। अब इनके संलयन से, अब इनके संलयन से क्या होता है दोस्तों, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी लोगों को। लैंगिक जनन क्या है दोस्तों, लैंगिक जनन जनन की वह विधि होती है जिसमें दो जनकों, नर व मादा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें दो जनकों, नर व मादा की आवश्यकता होती है और जिनके संलयन से दोस्तों क्या बनता है, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी लोगों को। चलिए, अब दोस्तों एक नोट डालेंगे, आप सभी लोग नोट डालेंगे। हाँ अच्छा, लिख ले, चलिए लिख लेते हैं। हाँ, नोट कर लें आप सभी लोग। चलिए, अब दोस्तों आप सभी लोग एक नोट डालेंगे और लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, पहले समझेंगे। लैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा, ठीक है दोस्तों, उत्पन्न संतान कभी भी अपने जनकों के समान नहीं होती है। यह आपको नोट डाल के लिखना है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान कभी भी अपने जनकों के समान नहीं होती है। ठीक है, यह आपको नोट डाल के लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे आप सभी लोग, नोट डाल के इसको लिखेंगे। हाँ, लिखेंगे। चलिए, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी लोग अगली हेडिंग बनाएंगे, अलैंगिक जनन की। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ में हम लोग पर क्या पढ़ रहे हैं, लैंगिक जनन। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाएंगे लैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे लैंगिक जनन की विशेषताएं या मुख्य विशेषताएं। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, ध्यान देना है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आपको हेडिंग डालना है लैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग में। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब दोस्तों अगर बात करते हैं विशेषता की, तो देखेंगे पहली विशेषता क्या है दोस्तों, तो समझेंगे, उसके बाद आपको लिखने का समय भी देंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले आप सभी लोग इसको समझेंगे। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें दोस्तों दो जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेते हैं दोस्तों, तो दो जनक भाग लेते हैं। पहली विशेषता यह है दोस्तों कि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। ठीक है, पहली विशेषता क्या है दोस्तों, पहली विशेषता यह है कि लैंगिक जनन में दो जनक, नर व मादा, ऐसे भी कह सकते हैं, नर व मादा भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहली विशेषता क्या है, लिखेंगे आप सभी लोग, नोट करेंगे, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में दो जनक
लिखेंगे लैंगिक जनन में दो जनक नर व मादा भाग लेते हैं। ठीक है, पहली विशेषता हो गई। चलिए दूसरी अगर विशेषता की बात करते हैं दोस्तों, ये तो पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता की अगर बात करते हैं दोस्तों, इसमें नर तथा मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है। क्या होता है दोस्तों, इसमें नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट बनता है। ठीक है दोस्तों, तो नोट पॉइंट नंबर आप 2 डालेंगे दोस्तों और लिखेंगे इसमें नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है। ठीक है दोस्तों, द्विगुणित युग्मनज बनता है। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए, जैसा कि आप सभी लोग पहले कमेंट करें दोस्तों कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। आप सभी लोग कमेंट करें अलैंगिक जनन में, आपको किसमें बताना दोस्तों, अलैंगिक जनन में। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, हम लोग लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3 को आप लोग समझिएगा। युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस विभाजन होता है। तो तीसरी विशेषता क्या है दोस्तों, कि लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है दोस्तों, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस विभाजन। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, मियोसिस विभाजन। ठीक है, तो लिखेंगे आप सभी लोग लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। लिखेंगे लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर अगर 4 की बात करते हैं दोस्तों, तो युग्मनज से भ्रूण परिवर्धन के अंतर्गत माइटोटिट विभाजन होते हैं। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, युग्मनज से भ्रूण परिवर्धन के अंतर्गत माइटोटिट विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा विभाजन होता है, माइटोटिट विभाजन होता है। तो लिखेंगे आप सभी लोग युग्मनज से भ्रूण परिवर्धन के अंतर्गत माइटोटिट विभाजन होते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 5वां डालेंगे दोस्तों, लैंगिक जनन की विशेषता। लिखेंगे आप सभी लोग 5वीं विशेषता क्या है दोस्तों, 5वीं विशेषता आप सभी लोग लिखेंगे संतति का आनुवांशिक संगठन माता व पिता से तथा सभी संतत जीवों से आपस में भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, संतति का आनुवांशिक संगठन माता व पिता से तथा सभी संतत जीवों से आपस में भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लैंगिक जनन की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे, लैंगिक जनन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, और ये परीक्षा की दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण हेडिंग है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है दोस्तों। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हेडिंग है, लैंगिक जनन की विशेषताएं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने।
चलिए अब दोस्तों अगली हेडिंग बनाएंगे पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, हेडिंग बनाएं आप सभी लोग पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग पादपों में लैंगिक जनन। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे दोस्तों पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग। हेडिंग क्या है दोस्तों? पादपों में लैंगिक जनन। तो आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं पादपों में लैंगिक जनन, दोस्तों अगर बात करते हैं पादपों में लैंगिक जनन, तो पादपों में जो लैंगिक जनन होता है दोस्तों वह पुष्पी पौधों में दो प्रकार के होते हैं। पुष्पी पौधे में कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो पुष्पी पौधों में दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, समझते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी लिखवा देते हैं, पहले आप सभी लोग समझ लें दोस्तों, उसके बाद इसको हम नोट भी करवा देते हैं। ठीक है, पादपों में लैंगिक जनन, पादपों में लैंगिक जनन पुष्पी पौधों में दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है दोस्तों? मोनोकार्पिक। क्या होता है दोस्तों? मोनोकार्पिक। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा होता है पॉलीकार्पिक। ठीक है, क्या होता है? पॉलीकार्पिक। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, लिखें पुष्पी पौधों में, लिखेंगे पुष्पी पौधों में दो प्रकार के, पुष्पी पौधों में दो प्रकार के लैंगिक जनन होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट मोनोकार्पिक, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर टू पॉलीकार्पिक। पॉइंट नंबर टू दोस्तों लिखेंगे पॉलीकार्पिक। चलिए अब आप हेडिंग बनाएंगे मोनोकार्पिक पादप। ठीक है, पहली आप हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, पहली हेडिंग बनाएंगे मोनोकार्पिक पादप। ठीक है, देखिए दोस्तों मोनोकार्पिक पादप क्या होते हैं तो इसको समझते हैं। इस प्रकार के पादपों पर जीवन काल में केवल एक बार पुष्प लगते हैं। जो मोनोकार्पिक पादप होते हैं दोस्तों या पौधे होते हैं, इनमें जीवन काल में केवल एक बार क्या होते हैं दोस्तों? पुष्प या फूल लगते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुनेंगे। जितने भी मोनोकार्पिक पौधे होते हैं दोस्तों, उनमें जीवन में केवल एक बार ही दोस्तों क्या लगते हैं? उनमें पुष्प या फूल लगते हैं। ठीक है, और फल बनने के पश्चात पौधे क्या होते हैं दोस्तों? समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तथा फल बनने के बाद पौधे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग आपने डाला होगा दोस्तों मोनोकार्पिक पादप। लिखेंगे इस प्रकार के पादपों में जीवन में केवल एक बार, लिखेंगे जीवन में केवल एक बार पुष्प लगते हैं, केवल एक बार पुष्प लगते हैं तथा फल बनने के पश्चात पौधे समाप्त हो जाते हैं। पौधे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें जो कुछ पौधे होते हैं वो दोस्तों वार्षिक पौधे होते हैं, कुछ द्विवार्षिक पौधे होते हैं और कुछ दोस्तों क्या होते हैं? बहुवर्षीय पौधे होते हैं। ठीक है, तो आइए इनको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे वार्षिक पौधे। हेडिंग क्या होगी दोस्तों? वार्षिक पौधे। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब मोनोकार्पिक
पादप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग वार्षिक पौधे, द्विवार्षिक पौधे और बहुवर्षीय पौधे को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे वार्षिक पौधे। चलिए, हेडिंग आप सभी लोगों ने बना लिया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं वार्षिक पौधे, तो कैसे पौधे होते हैं जिन्हें हम वार्षिक पौधे कहते हैं। तो देखा होगा आप सभी लोगों ने, जैसे गेहूं है, चावल है, सरसों है, गेंदा है, विभिन्न सब्जियों वाले पौधे, ये दोस्तों पौधे क्या होते हैं, एक वर्षीय पौधे होते हैं। ठीक है, और इन पर अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प लगते हैं। ठीक है दोस्तों, वार्षिक पौधे वे पौधे जिनके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प लगते हैं, ऐसे पौधे वार्षिक पौधे या एक वर्षीय पौधे कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, वार्षिक पौधे या इन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को एक वर्षीय पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एक वर्षीय पौधे कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वे पौधे, वार्षिक पौधे आपने हेडिंग डाला दोस्तों, लिखेंगे वे पौधे जिनमें अपने जीवन काल में, जिनमें पौधे के जीवन काल में केवल एक बार पुष्प लगते हैं, केवल एक बार पुष्प लगते हैं, एक वार्षिक पौधे या एक बार पुष्प लगते हैं, एक वार्षिक पौधे या वार्षिक पौधे कहलाते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलिए, जैसे लिखेंगे गेंदा, चावल, सरसों आदि। ठीक है दोस्तों, आदि। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। अगली हेडिंग बनाएंगे द्विवर्षीय पौधे। हेडिंग आप सभी लोग बनाएंगे द्विवर्षीय पौधे। दोस्तों, अगर बात करते हैं द्विवर्षीय पौधे, तो समझेंगे आप सभी लोग। दोस्तों, ये वो पौधे होते हैं जिनके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प तथा फल उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मूली, गाजर, ये दोस्तों अपने 2 वर्षीय जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प तथा फल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। वे पौधे जो 2 वर्ष में या 2 वर्षीय जीवन काल में केवल, लिखेंगे हेडिंग आपने डाला द्विवर्षीय पौधे, तो लिखेंगे वे पौधे जिनके 2 वर्षीय जीवन काल में, जिनके द्विवर्षीय जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प तथा फल उत्पन्न होते हैं, द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। जैसे लिखेंगे जैसे मूली, गाजर आदि। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाएंगे बहुवर्षीय पौधे। हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग बहुवर्षीय पौधे। दोस्तों, अगर बात करते हैं बहुवर्षीय पौधे की, तो दोस्तों वे पौधे
हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, बहुवर्षीय पौधे। तो दोस्तों वे पौधे जैसे बांस की कुछ प्रजातियां जो 50 से 100 वर्षों के बाद, और दोस्तों नीला कुरेंजी जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करती हैं, ठीक है, वो बहुवर्षीय पौधे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वे पौधे लिखेंगे, वे पौधे जिनके जीवन काल जैसे बांस की कुछ प्रजातियां 50 से 100 वर्षों के बाद और नीला कुरेंजी 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करती हैं, बहुवर्षीय के अंतर्गत आते हैं, बहुवर्षीय पौधे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए अगली हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, पॉलीकार्पिक पादप। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग। हाँ, इसको आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा दोस्तों। चलिए अगली हेडिंग बनाएंगे, अगली हेडिंग बनाएं। क्या हेडिंग है दोस्तों? पॉलीकार्पिक पादप। ठीक है, लिखेंगे आप सभी लोग, लिखेंगे। हाँ, अच्छा स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 480 पे कर लें, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है, आप सभी लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी 480 पे कर लें दोस्तों, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है, चलिए, हाँ मैं बोल भी दे रहा हूँ। हेडिंग आपने डाला पॉलीकार्पिक, आपने हेडिंग डाला है दोस्तों पॉलीकार्पिक पादप, यह आपने हेडिंग डाला है। ठीक है, लिखेंगे आप सभी लोग, लिखेंगे। ये पौधे बहुवर्षीय पादपों पर एक निश्चित महीने या मौसम में फूल व फल लाते हैं या लगते हैं, फूल व फल लगते हैं, जैसे आम, सेब, संतरा, अंगूर आदि। ठीक है, नोट डाल के लिखेंगे अब दोस्तों, नोट डाल के लिखेंगे, लिखें कुछ बहुवर्षीय पौधे, नोट डाल के लिखेंगे आप सभी लोग, कुछ बहुवर्षीय पौधे जैसे गुड़हल पर पूरे वर्ष फूल आते रहते हैं। कुछ बहुवर्षीय पौधे जैसे गुड़हल पर पूरे वर्ष फूल आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। इस प्रकार के बहुवर्षीय पादपों पर प्रतिवर्ष एक निश्चित महीने या मौसम में फूल व फल लगते हैं, जैसे आम, सेब, संतरा, अंगूर आदि में। अब नोट डाल के लिखेंगे, कुछ बहुवर्षीय पौधे जैसे गुड़हल
गुड़हल पर पूरे वर्ष फूल आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलिए अब अगली हेडिंग बनाएंगे मोनोकार्पिक पौधे। हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, हेडिंग बनाएं मोनोकार्पिक पौधे। हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग मोनोकार्पिक पौधे तथा बहुकार्पिक पौधे में अंतर। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे मोनोकार्पिक एवं बहुकार्पिक पौधों में अंतर। ठीक है, हेडिंग आप सभी लोगों ने बना लिया होगा दोस्तों। चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं मोनोकार्पिक पौधे, तो आप सभी लोग एक तरफ मोनोकार्पिक डालेंगे पौधे, एक तरफ आप सभी लोग बहुकार्पिक पौधे डालेंगे। ठीक है दोस्तों, मोनोकार्पिक में लिखेंगे ये अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प लाते हैं। मोनोकार्पिक में लिखेंगे ये अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प लाते हैं या खिलते हैं इनमें। ठीक है दोस्तों, उसमें लिखेंगे बहुकार्पिक पौधे में इनमें प्रतिवर्ष एक निश्चित महीने या मौसम में फूल व फल लगते हैं। मौसम में फूल व फल लगते हैं। ठीक है, एक बार मैं पुनः दोनों को रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों। पहले मोनोकार्पिक, इसमें लिखेंगे ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प लाते हैं या इनमें पुष्प खिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो मोनोकार्पिक पौधे हो गया। बहुकार्पिक पौधे में लिखेंगे इनमें प्रतिवर्ष एक निश्चित महीने या मौसम में फूल व फल लगती हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2 में लिख लेंगे दोस्तों मोनोकार्पिक पौधे में। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे दोस्तों मोनोकार्पिक पौधे में लिखें ये पौधे पुष्प व फल लाने के बाद नष्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने। ये पौधे पुष्प व फल लाने के बाद नष्ट हो जाते हैं। मोनोकार्पिक में आपने लिख लिया होगा दोस्तों। चलिए बहुकार्पिक पौधे में लिखेंगे ये पौधे फूल व फल, बहुकार्पिक पौधे में लिखेंगे आप सभी लोग ये पौधे फूल व फल लाने के बाद भी स्वस्थ रहते हैं और वर्षों तक जीवित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मोनोकार्पिक में लिखेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 3। मोनोकार्पिक में लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 लिखें ये पौधे मुख्यतः, मोनोकार्पिक में लिखेंगे दोस्तों ये पौधे मुख्यतः एक वर्षीय, बहुवर्षीय और कुछ द्विवर्षीय होते हैं। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, ये पौधे मुख्यतः एक वर्षीय, द्विवर्षीय और कुछ बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुकार्पिक पौधे में लिखेंगे
ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे मोनोकार्पिक पौधे में, पॉइंट नंबर 4 करके दोस्तों लिखेंगे मोनोकार्पिक के उदाहरण। गेहूँ, चावल, चना, मटर, मूली, गाजर, सरसों, बांस। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। गेहूँ, चावल, चना, मटर, मूली, गाजर, सरसों तथा बांस। ठीक है दोस्तों। चलिए बहुकार्पिक पौधे में लिखेंगे आम, सेब, संतरा। आम बहुकार्पिक में लिखेंगे दोस्तों पौधे में आम, सेब, संतरा, बेर, अंगूर आदि। एक बार पुनः बोल दे रहे हैं आम, सेब, बेर, अंगूर आदि। ठीक है दोस्तों। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे। चलिए तो दोस्तों यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी दोस्तों? मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा दोस्तों। चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों। तो आज के इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।